मैं प्राजक्ता यादव न्यू इंग्लिश स्कूल वानेवाड़ी के विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके सामने हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात यह लेकर आई हूँ। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी का छायाचित्र आप सामने देख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय हम देखेंगे। आपका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हुआ है। आपकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन आपकी कविताओं में होते हैं। इसके अतिरिक्त आपने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। इसमें प्रकृति की छटा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। यहाँ पर पद्य संबंधी जानकारी हम देखेंगे। पंचवटी यह खंड काव्य है। इसमें खंड काव्य क्या होता है? तो इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है, यानी पूरा जीवन पट इसमें नहीं दिखाया जाता। तो जीवन की किसी एक घटना का वर्णन खंड काव्य में किया जाता है। यह जो चांदनी रात कविता है, यह पंचवटी नामक खंड काव्य से ली गई है। इस खंड काव्य में प्रकृति की छटा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया हुआ है और वह वर्णन माधुर्य के साथ किया हुआ है। चांदनी रात का मनोहर वर्णन गुप्त जी ने अपने शब्दों में किया हुआ है। इस खंड काव्य के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, या ऐसी आख्यायिका मैंने सुनी है कि रावण की बहन जो है शूर्पणखा, वह बहुत मर्दानी थी, शूरवीर थी, अपने भाई को प्रशासन में मदद किया करती थी। तो ये शूर्पणखा जो है वह अपने राज्य का दौरा करते हुए पंचवटी नामक जंगल में पहुंच गई, जहाँ पर 14 साल के लिए वनवास गए हुए राम, लक्ष्मण और सीता ठहरे हुए थे। तो एक कुटी के बाहर उनको एक धनुर्धारी पुरुष बैठा हुआ दिखाई देता है और वह अपने मन में विचार करती है कि यह कौन सुंदर पुरुष है जो कि सारा संसार सोया हुआ है और रात के समय में पहरा देता रहा है। हम सभी ने रामायण की कहानियाँ सुनी है और रामायण की कहानियाँ सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। तो उस कहानी में हमें पता है कि राजा दशरथ ने कैकई को दिए हुए वचन के अनुसार प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है। और जैसे ही प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल पड़ते हैं, माता सीता तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। लक्ष्मण ने तभी यह वचन लिया था, या अपने आप को यह समझा दिया था कि 14 साल के लिए साए की तरह उन्हें श्री राम के साथ रहना है, और इसलिए 14 साल तक वह सोए नहीं थे, श्री राम के साथ साए की तरह रहे थे, ऐसे कहा जाता है। तो इस आख्यायिका का कुछ अंश इस कविता में हमें दिखाई देता है। जी ने पूर्णिमा की रात का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। इसकी पहली कड़ी हम देखेंगे। पहली कड़ी में यहाँ पर कवि कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कठिन शब्द देखिए। चारु यानी सुंदर, चंचल यानी अस्थिर, थल यानी भूमि, अवनी यानी पृथ्वी, और अंबर का अर्थ है आकाश। कवि यहाँ पर कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई खेल रही हैं। ऐसे लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हों। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे आकाश में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं,
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कठिन शब्द देखिए, पुलक। पुलक इस शब्द का अर्थ है रोमांच या खुशी प्रकट करना। हरित तृण, हरित तृण का अर्थ है हरी भरी घास। नोक, नोक यानी नुकीला हिस्सा। आगे तरु, तरु यानी वृक्ष। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे अगर हमें किसी बात की खुशी होती है तो अलग अलग तरह से हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जैसे किसी से गले मिलकर या फिर हम हंसकर हमारी खुशी जाहिर करते हैं, उसी प्रकार से यह धरती जो है वह भी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर उगी हुई हरी घास के नोकों से वह अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मंद हवा बह रही है और वह मंद हवा के साथ साथ पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे वे अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। अगली कड़ी देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह नीरानंद है कौन दिशा। कठिन शब्द देखिए, निस्तब्ध इस शब्द का अर्थ है स्थिर न होना या हिलने डुलने वाला। सुमंद, सुमंद इस शब्द का अर्थ है धीमा। नीरानंद इस शब्द का अर्थ है आनंद रहित। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जबकि पूरी दुनिया सो गई है, किसी भी लेकिन कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात, चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात स्वतंत्र आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। रात का समय है, मंद हवा बह रही है, फूलों की खुशबू सभी तरफ फैली हुई है। रात के समय में सोच लीजिए कि अगर आप किसी नदी के किनारे से जा रहे हैं और उस जल में ऊपर चांद और तारों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, मंद सुगंध है, जल की आवाज़ आ रही है, तो यह वातावरण बहुत ही सुंदर लगता होगा। कवि ने इस बात की कल्पना की है। अगली कड़ी देखिए, कवि कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कठिन शब्द देखिए, नियति नटी, नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री। यहाँ पर रात्रि के लिए नटी इस शब्द का उपयोग किया गया है। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है। जबकि रात में सारा संसार सोया हुआ होता है, फिर भी चांद, तारे, पेड़ पौधे, पानी, हवा, इन सारी बातों के कार्यकलाप यानी इन सारी बातों की गतिविधियां चलती ही रहती है। और वह कैसे होता है? शांत और एकांत भाव से। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई इस बात का श्रेय खुद को नहीं लेना चाहता। अपना सौंपा गया जो काम है वह बहुत ही एकाग्रता से बिना शोरगुल किए हुए सभी करते रहते हैं। अगली कड़ी में कवि यहाँ पर कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। कठिन शब्द देखिए, वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी। रवि, रवि यानी सूर्य। अब यहाँ पर
कवि कहते हैं कि कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसे लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। हम सभी यह अनुभव हर रोज शाम को लेते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है तो आकाश में चांद तारे झिलमिलाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाता है सूर्य ये चांद तारे अपने साथ बटोरता है और स्वच्छ प्रकाश हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से इसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कवि ने अपने काव्य में भी किया है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कठिन शब्द देखिए, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, शून्य शाम तनु यानी जिसने काला शाम रंग का शरीर जिसका है उसे शून्य शाम तनु कहा गया है। कवि कहते हैं कि दिन भर सूर्य अपना कार्य करता रहता है, उसकी गतिविधियां शुरू हो दिन भर चालू ही रहती हैं। तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, संध्या का आगमन हो जाता है, तो सूर्य क्या कहता है, उसे आराम देने वाली संध्या को ये चांद तारे सौंप देता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। इस प्रकार से कवि ने रात का वर्णन किया है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब देखिए यहाँ पर अर्थ शब्दों के देखिए। पंचवटी पहले ही मैंने बताया था, पंचवटी यानी 5 बरगद के वृक्षों का समूह, जहाँ पर इकट्ठा 5 वट यानी बरगद के वृक्ष होते हैं, उसे पंचवटी कहा जाता है। इस पंचवटी के 5 बरगद के वृक्षों के नीचे क्या बना हुआ है, सुंदर पर्णकुटीर। पर्णकुटी यानी इस प्रकार से पेड़ पत्तों से बनी हुई जो कुटी है उसे पर्णकुटी कहा जाता है। पंचवटी के नीचे यह सुंदर पर्णकुटी बनी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इस पर्णकुटी के सामने एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर पर धनुर्धारी एक निडर ऐसा योद्धा बैठा हुआ है जो बहुत ही दृढ़ मन वाला निडर दिखाई देता है। कवि इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है जिस पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है। अब अगली और अंतिम कड़ी में कवि कहते हैं कि जाग रहा ये कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध सा बना दृष्टिगत होता है। कठिन शब्द देखिए, धनुर्धर, धनुर यानी धनुष्य बाण चलाने वाला, जिसे हम तीरंदाज भी कहते हैं। धनुर यानी धनुष्य बाण चलाने वाला। भुवन, भुवन का अर्थ है संसार। कुसुमायुध, कुसुमायुध का अर्थ है कामदेव यानी बड़ा ही सुंदर पुरुष। दृष्टिगत यानी दिखाई पड़ना, दिखाई देना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि इस समय संसार में सारे लोग सो रहे हैं। रात के समय जैसे हम सभी लोग सो जाते हैं, उसी प्रकार से संसार के सभी लोग सो गए हैं। पर यह कौन धनुर्धारी है, धनुष्य बाण पहने हुए या 7 हाथों में लिए हुए, जो रात्रि में इस समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा गृहस्थ यानी बहुत ही सुंदर पुरुष कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से कवि ने पूर्णिमा की
रात का प्राकृतिक वर्णन बहुत ही मनोहारी रूप में किया हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। मुझे आशा है कि चांदनी रात कविता का भावार्थ आप समझ चुके होंगे। इस कविता का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।